सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। ठीक है, तो हम चैप्टर 6 थ्योरीज का जो पार्ट है, जो मेन आपके पास कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, हम उसको स्टडी करने वाले हैं, उसको शुरू करने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहली आपके पास एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज बनी हैं वो आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स ने बनाई है। ओके, क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ही पहले वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को अलग से डिफाइन किया है, एंथ्रोपोलॉजी को डिफ्रेंशिएट किया है फ्रॉम सोशोलॉजी, फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, इनकी वजह से ही जो आपके जो इनिशियल डेवलपमेंट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी में, इनिशियल डेवलपमेंट्स हैं कल्चरल रिसर्च में, वो होनी शुरू होती हैं। ठीक है, और क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म ऐसा नहीं है कि टाइलर एक दिन उठे और रिसर्च करने बैठ गए और जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है वो डेवलप होना शुरू हो गया। सो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की रूट खुद जो है वो फिलॉसफी में है। ठीक है, जो सबसे पहले आपके पास एवोल्यूशनिस्ट की थॉट देने वाले हैं वो आपके पास मोंटेस्क हैं। तो मोंटेस्क ने कैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, सोसाइटी अपने क्लाइमैक्स के ऊपर कैसे जाती है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो मोंटेस्क ने दी हैं। देन आपके पास समनर मेन थे। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, ही इज़ ऑल्सो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सोशोलॉजिस्ट बीच में से थोड़े से आते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का जो एक स्ट्रक्चर है वो डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, सो हर्बर्ट स्पेंसर, ही वॉज नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है, बट ही वॉज वन पर्सन हु हैज़ इंस्पायर्ड मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मैनी सोशल साइंटिस्ट्स। सो हर्बर्ट स्पेंसर, ही वॉज द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने डिफाइन किया एवोल्यूशन को। ठीक है, एवोल्यूशन को बता तो बहुत रहे थे, लेकिन पहली जो एक करक्स डेफिनेशन या फिर एक साइंटिफिक डेफिनेशन पहली आई है वो हर्बर्ट स्पेंसर की तरफ से आई है हमारे पास। सो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है दैट द एवोल्यूशनिज्म, सो ये क्या होता है, इट इज़ when society moves from the indefinite incoherent homogeneity to definite coherent heterogeneity। सो उनके मुताबिक ये जो चीज़ होती है ये आपके पास क्या होती है, एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन इस तरह से मूव करता है। तो इनका एक किताब लिखी थी इन्होंने, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी। तो प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी में इन्होंने इस तरह की जो है वो डेफिनेशन दी है। ओके, सो इस डेफिनेशन को हम एक बार समझ लेते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। सो इनडेफिनेट इनकोहेरेंट होमोजेनिटी टू डेफिनेट कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी। ठीक है, सो पहली बात, इनडेफिनेट का इनका मतलब क्या है, इट परटेन्स टू द रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि इंडिविजुअल्स की जो रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दे आर इनडिफाइन, दे आर इनडेफिनेट, मतलब उनको डिफाइन नहीं किया गया है प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास कुछ रोल्स हैं, नाउ खुद को आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, आप घर पे होते हो। ठीक है, आप घर पे आपका क्या रोल है कि आप घर पे एक सन हो या फिर डॉटर हो। ठीक है, आपका रोल है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना, जो आपको काम दिया जाता है प्रॉपरली उस काम को करना। फिर उसके बाद पूरा टाइम तो आप घर पे नहीं रहते हो, फिर उसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हो, आप अपने स्कूल में चले जाते हो, कॉलेज में चले जाते हो। ठीक है, वहाँ पे आपका काम क्या बन जाता है, स्टूडेंट। फिर उसके बाद आप अपने पीयर ग्रुप में चले जाते हो। ठीक है, जब आप अपने पीयर ग्रुप में चले जाते हो तब आपका जो व्यवहार है आपके जो दोस्तों के साथ वो अलग हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें होती हैं, दे आर द डिफाइंड रोल्स। ये आपके पास जो सोसाइटी ने डिफाइन कर रखे होते हैं कि आपका क्या रोल है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रोल को अदा करते हुए इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आपको कैसे बिहेव करना है, व्हाट आर द सेट ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स, ये सब कुछ सोसाइटी ने डिफाइन करके रखा होता है। इनडेफिनेट का मतलब क्या है कि ये सोसाइटी ने डिफाइन नहीं किया है। ओके, अब पहले उनका क्या मानना था, जो पहली सोसाइटीज थी उन्होंने कोई रोल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ डिफाइन नहीं किया था, एंड इट वॉज इनकोहेरेंट। अब कोहेरेंस का कंसेप्ट समझते हैं, कोहेरेंस का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने समझा था, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने समझाया था, कोहेरेंस का मतलब होता है कि आप
चीज़ों के साथ कनेक्टेड हो। कनेक्शन को समझिए, कनेक्शन का क्या मतलब है। व्हेन, अब देखिए, लेट से कोई दुकान वाला है, ठीक है, दुकान वाला आपको सब्जी बेच रहा है, ठीक है, और आपको भूख लगी, आपने सब्जी लेने के लिए जाना है। दुकान वाले का क्या काम है, ही इज़ अ शॉपकीपर, ठीक है, ही इज़ अ शॉपकीपर, आप हो कस्टमर। तो यू बोथ नीड, मतलब आपको दोनों की ज़रूरत है। आप कस्टमर को शॉपकीपर की ज़रूरत है, शॉपकीपर को कस्टमर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी ने इस तरह से बांध रखी हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत होती है, आपको आपके पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, आपके रिश्तेदारों को आपकी ज़रूरत होती है, आपकी जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो जो, क्योंकि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से डिफाइन की जाती हैं सोसाइटी में, तो एक कोहेरेंस आता है, ज़रूरत का जो बंधन है वो आ जाता है। तो इस ज़रूरत के बंधन की वजह से आपकी जो सोसाइटी है वो कोहेरेंट हो जाती है, वो बंध जाती है एक दूसरे के साथ। तो उनका मानना था कि जो पहली सोसाइटीज़ थी, दे वर नीदर डेफिनेट, डिफाइंड भी नहीं थे रोल्स, और ना ही कोई कोहेरेंस था सोसाइटी में। सारे जो ऑटोनॉमस यूनिट्स थे आपके पास, बिकॉज दे वर ऑटोनॉमस यूनिट, देयर वॉज अ होमोजेनिटी ऑल्सो, ठीक है, कि जो देयर वॉज, सारे के सारे हंटर गैदरर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, वो खुद ही आके घर पे आके वो भोजन पका के वो खा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप अकेले हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों किसी और के साथ बैठोगे, मिलोगे, बातें करोगे, ठीक है, क्योंकि सारा टाइम तो आपका हंटिंग गैदरिंग में गुजर रहा है। तो उनका मानना था कि इस तरह के जो ऑटोनॉमस यूनिट्स थे, बिकॉज देयर वर ऑल ऑटोनॉमस यूनिट्स, एक ही तरह का काम कर रहे थे, सो द सोसाइटी वाज क्वाइट होमोजेनिक, बहुत होमोजेनिटी थी सोसाइटी में। तो उनका मानना था कि जब सोसाइटी इनडेफिनेट इनकोहेरेंट होमोजेनिटी से मूव करती है टू द डेफिनेट कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी, इट इज़ नोन एज योर एवोल्यूशन। इसको आप एवोल्यूशन कहते हो, ठीक है। सो पहली डेफिनेशन इस तरह से दी गई। ऑब्वियसली इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें गलत हैं, क्यों क्यों गलत हैं, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर सम फेमस एवोल्यूशनिस्ट, फेमस जो आपके पास कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट थे वो कौन कौन हैं। सो सबसे पहले हैं आपके पास L.H. मॉर्गन, अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से, अडोल्फ बास्टियन, जर्मन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से, समनर मेन, E.B. टायलर, जेम्स फ्रेजर फ्रॉम इंग्लिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जेन, इनको भी वैसे इंग्लिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में ही माना जाता है, बचोफेन को, बट हम क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो हल्की सी अलग है, थोड़ी सी अलग है, तो इनको स्विट्ज़रलैंड या फिर स्वीड स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये मान लिया जाता है। अगर ब्रिटिश भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन, सो द कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट दे बिलीव that a discrete phenomena like the culture, it can be explained with the help of the reconstruction of the cultural histories, ठीक है। देखिए, कल्चरल हिस्ट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने की जो बात है वो सिर्फ एवोल्यूशनिस्ट्स नहीं करते रहे हैं, वो बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट ने की है कि हमें अपनी जो इतिहास है उसको जानना चाहिए, अगर हम अपनी पूरी जो सोसाइटी है उसको समझना चाहते हैं, ठीक है। इतिहास को जानना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्यों, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी टूडेज सोसाइटी, अगर आप आज का कल्चर स्टडी करना चाहते हो, अगर आप आज की पॉलिटिक्स स्टडी करना चाहते हो, पावर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना चाहते हो, तो आपको जो हिस्ट्री है, खास करके जो कल्चरल हिस्ट्री है, उसको जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है कि ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आई हैं। तो कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट का जो मेन एम था वो ये था कि जो सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं, जो कल्चर को, जो लॉज गवर्न कर रहे हैं, हम उनको निखारें, हम उनको बताएं। उनका मानना था दैट देयर आर सम यूनिवर्सल लॉज, कुछ आपके पास यूनिवर्सल लॉज होते हैं जो कि आपकी सोसाइटी को, आपके कल्चर को गवर्न करते हैं। तो इन यूनिवर्सल लॉज को आप तभी बता सकते हो अगर आप जो हिस्ट्रीज़ हैं, जो कल्चरल हिस्ट्रीज़ हैं हर एक सोसाइटी की,
उनको जानने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ तक बातें बिल्कुल सही हैं इनकी। ठीक है, इन बातों को आगे भी बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इम्प्लीमेंट किया है, अपने काम में इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इनका जो मेथड था, इनका जो वे था, वो हल्का सा गलत था। ठीक है, अब हम एक्सियोम्स के ऊपर आते हैं कि क्या क्या एक्सियोम्स का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी मान लिया जाता है क्योंकि आपको रिसर्च करना है। ठीक है, सो पीएचडी में या फिर बहुत सारे ऐसे, जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो तो आप कुछ कुछ एक्सियोम्स ले लेते हो कि मैंने ये चीज़ों को सत्य माना है। ठीक है, वो जो प्रमाणित सत्य नहीं होते हैं। ठीक है, जस्ट आपकी रिसर्च को वर्क करवाने के लिए, क्योंकि आप अपनी रिसर्च करना चाहते हो, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर आप ज़ीरो से रिसर्च नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, मतलब आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, आप सिंपल सी रिसर्च नहीं कर पाओगे अगर कुछ धारणाएं नहीं बनाई जाती हैं। सो इन्होंने भी कुछ एक्सियोम बनाए, कुछ धारणाएं बनाई जो कि ज़रूरी नहीं था कि वो सच थी। सो द फर्स्ट इज़ द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का मतलब क्या है कि जो इंसान है वो एक तरह से सोचता है। ठीक है, और इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया इन्होंने विद द हेल्प ऑफ द कल्चरल पैरेलल्स। तो कल्चरल पैरेलल की हेल्प से इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया इन्होंने। कल्चरल पैरेलल्स क्या होते हैं? ठीक है, दो चीज़ें थी इसमें, एक तो कल्चरल पैरेलल था, एक था आपके पास कल्चरल रेलिक्स। ठीक है, व्हाट आर द कल्चरल पैरेलल्स? सो फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द स्टोन टूल्स। ठीक है, तो जो स्टोन टूल्स आपके पास इंडिया में मिले हैं वो भी, उनकी जो एनाटॉमी है, जो उनका स्ट्रक्चर है, इट इज़ नियर अबाउट सेम देन जो आपके पास वेस्टर्न यूरोप या फिर ईस्टर्न यूरोप से मिले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वेस्टर्न यूरोप में वो भी एक तरह की थी, जो इंडिया में डेवलपमेंट थी या फिर जो ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट थी वो भी एक तरह की थी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड है वो सेम है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टोन टूल्स इंडिया में मिले हैं उनका मोर्फोलॉजिकल जो उनका स्ट्रक्चर है इट वाज सेम एज देवर इन दी यूरोप। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये लगभग सेम था। तो इनसे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो इंसान है वो एक तरह से सोचता है, जो उनकी साइंटिफिक थिंकिंग है होल मैनकाइंड की वो एक ही तरह की है। ठीक है, और इनको इन्होंने कहा दैट दीज आर द कल्चरल पैरेलल्स। ठीक है, देन द डाइवर्सिटी एग्जिस्ट। डाइवर्सिटी जरूर एग्जिस्ट करती है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसलिए जो आपके पास कल्चर है वो ज़्यादातर होमोजेनेटिकली बिहेव करता है। ठीक है, कि ज़्यादा कोई डाइवर्सिटी वगैरह होती नहीं है उसमें। डाइवर्सिटी को आप बहुत इजीली चॉक आउट कर सकते हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने मान लिया क्योंकि एक्सियोम है ये। देन द कल्चरल इवॉल्व्स इन द यूनिलिनियल वे। कल्चर एक ही लाइन में इवॉल्व करता है। ठीक है, अगर आपके पास इस लाइन के ऊपर कल्चर को इवॉल्व करना है तो चाहे वो इंडिया है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो आपके पास साउथ अफ्रीका है, हर जगह के ऊपर जो कल्चर है वो इसी एक लाइन के ऊपर ही इवॉल्व करेगा। हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टू सिविलाइजेशन, बस यही एक लाइन होगी जिसके ऊपर जो कल्चर है वो आपका इवॉल्व करता जाएगा। देन देयर आर समथिंग कॉल्ड द कल्चरल सर्वाइवल्स और द कल्चरल रेलिक्स। कल्चरल रेलिक्स, कल्चरल सर्वाइवल्स होते क्या हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आजकल कोई यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी वो जो सारी चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। सो दे आर नोन एज द कल्चरल रेलिक्स और द कल्चरल सर्वाइवल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका घड़ा, ठीक है, आपका अर्थन पॉट आपका घड़ा। ठीक है, घड़े की अब क्या ज़रूरत है? आपके पास तो स्टेनलेस स्टील आ चुकी है। ठीक है, उससे पहले ब्रॉन्ज भी आ चुका है, उससे पहले कॉपर भी आ चुकी है। इसका अर्थन पॉट का क्या काम है? लेकिन फिर भी है आपके पास। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास अभी भी पड़ी होती हैं, उनको आप कहते हो दीज आर द कल्चरल रेलिक्स और द कल्चरल सर्वाइवल्स, कि इनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है लेकिन फिर भी हैं ये। ओके,
तो इससे क्या पता चलता है, अर्थन पॉट से क्या पता चलता है कि अब अगर आप सिविलाइजेशन में आ चुके हो, अब आप इन चीज़ों को, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सारी चीज़ें को यूज़ कर रहे हो, तो पहले ये जो अर्थन पॉट है इसकी भी यूटिलिटी रही होगी, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ में आ रही होगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूज़ में आ रही होंगी। अर्थन पॉट कब यूज़ में आएगा, व्हेन यू आर इन द एग्रीकल्चरल स्टेज। तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी ना कभी एग्रीकल्चरल स्टेज में थे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास बहुत ही कई कल्चर्स में उन्होंने देखा कि हंटिंग गैदरिंग वाले जो टूल्स हैं वो अभी भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को इन्होंने माना दैट दीज आर द कल्चरल सर्वाइवल्स और द कल्चरल रेलिक्स। और इनसे ये पता चला कि हर एक सोसाइटी में ये जो टूल्स हैं, ये जो अर्थन पॉट्स हैं, ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी अ यूनिलीनियल पाथ, एक पाथ एक ही होगा, ठीक है। आपके पास हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर में गए होंगे, एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन की तरफ गए होंगे। देन द स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, स्टेजेस को स्किप भी किया जा सकता है। आप एग्रीकल्चर को स्किप करके सीधा सिविलाइजेशन की तरफ भी बढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो लास्ट है इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च मॉर्गन ने की है, बाकी जो टायलर और फ्रेजर की रिसर्च है वो स्किपिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं है, बहुत कम रिसर्च है इनकी। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो यूनिडायरेक्शनल, ये तो कर ही लिया, ठीक है। यूनिलीनियल एंड यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कि अगर आप एक बार एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गए, अगला जो आपका स्टेज होगा इट वुड बी द सिविलाइजेशन, ठीक है। बैक गियर नहीं आपका डल जाएगा, ठीक है, वापस आप हंटर गैदरर नहीं बनोगे, ठीक है। दिस इज द यूनिडायरेक्शनल। तो आपका द फर्स्ट इज द मैन इज प्राइमियल। प्राइमियल मैन का मतलब क्या है कि उसके पास कोई बढ़िया टूल्स नहीं है, ठीक है, बस वो जो है वो गैदरिंग करके काम चला रहा है, ठीक है। गैदरिंग करके, देखिए हंटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। गैदरिंग के लिए यू डोंट नीड एनी टूल, टूल्स की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपली आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, फल फ्रूट खा लो, ठीक है। गैदरिंग से इतना काफ़ी है, ठीक है। देन प्रिमिटिव मैन बना। प्रिमिटिव मैन इज़ दी हंटिंग गैदरिंग, की हंटिंग गैदरिंग आपने हंटिंग भी साथ में करनी स्टार्ट कर दी। तो हंटिंग से क्या होता है कि आपको जो प्रोटीन का सोर्स मिलना स्टार्ट होता है, यू स्टार्ट ईटिंग प्रोटीन, हीम खाना आप स्टार्ट कर देते हो। हीम के साथ क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है उसका विकास होता है, आपके जो मसल्स हैं उसका विकास होता है, प्रोटीन की जो इनटेक है वो इंसान में बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड द नेक्स्ट इज द बारबेरिक स्टेज। इन द बारबेरिक स्टेज यू स्टार्टेड द एग्रीकल्चर, आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट द एग्रीकल्चर आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स मिलने स्टार्ट हो गए। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है कि आपकी जो फर्टिलिटी है, वुमेन की जो फर्टिलिटी है, वेट के साथ फर्टिलिटी की क्षमता बढ़ जाती है, वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती हैं, ठीक है। इस फर्टिलिटी रेट के बढ़ने के साथ यू हैव अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वर्कफोर्स बढ़ गया, वर्कफोर्स इट जंप स्टार्ट्स दी सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन तभी शुरू होगी अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव है, ठीक है। अगर आपका इन्वायरमेंट ही कंड्यूसिव नहीं है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द मलेर सोसाइटी। मलेर में दे आर लिविंग ऑन अ हिल टॉप के ऊपर रह रहे हैं, प्रॉपरली वो एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते, हंटिंग गैदरिंग के ऊपर वो आज भी निर्भर है, ठीक है। तो अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपरली सस्टेनेबल नहीं है तो हंटिंग गैदरिंग पे ही आप रुक जाते हो, ओके। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द एवोल्यूशनरी पोटेंशियल, और ये एवोल्यूशनरी पोटेंशियल का डिफरेंस कुछ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इन्वायरमेंट मैंने अभी एक डिटर्मिनेंट बताया, ठीक है। और क्योंकि ये आपके पास एवोल्यूशनरी पोटेंशियल में डिफरेंस रहता है, इसी की वजह से आजकल आपको कुछ सोसाइटीज़ हंटिंग गैदरिंग में दिखाई देती हैं, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट बन के बैठी होती हैं, और इनका कहना था कि जो विक्टोरियन एरा है, दिस इज़ जो विक्टोरियन सोसाइटी है, दिस इज़ द ओनली सोसाइटी दैट इज़ द सिविलाइजेशनिस्ट सोसाइटी। बाकी जो सारी हैं कुछ प्रिमिटिव हैं, कुछ आपके पास बारबेरिक हैं,
सो दे वर हाईली एथनोसेंट्रिक। ये जो स्कूल ऑफ थॉट था, इट वाज हाईली एथनोसेंट्रिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं एवोल्यूशन के। सो पहला होता है ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी। हर एक इंसान में एक परफेक्टिबिलिटी की चाहत होती है। लमार्क ने भी इसी चीज़ को बात की है। ठीक है, नियो लमार्किस्ट जो हैं वो भी इसी चीज़ की बात करते हैं, दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ परफेक्टिबिलिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग, इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी, इन एवरी ह्यूमन कल्चर। ओके, देन देर आर सम इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ग्रेट मैन। कुछ लोग हैं, कुछ हस्तियां हैं जिनका जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी के ऊपर बहुत रहता है। ठीक है, सो इन्फ्लुएंस ऑफ सम ग्रेट मैन, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ गांधी जी, जो कि नई थॉट्स लेके आते हैं, नई सेंसेस लेके आते हैं। ठीक है, देन देर आर सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशंस लाइक फर्टिलिटी। ठीक है, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, मॉर्टिलिटी रेट, ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर नोन एज दी सोशल कंडीशन। देन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशंस एक्सेप्ट करती हैं एवोल्यूशन को या फिर नहीं एक्सेप्ट करती। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ मलेर। मलेर का अगर आप मलेर सोसाइटी का अगर आप केस देखें तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस ही कंड्यूसिव नहीं है, तो उसकी वजह से वो हंटिंग गैदरिंग में ही रह रहे हैं। देन देर आर सम इकोलॉजिकल कंडीशंस। देखिए, इकोलॉजिकल कंडीशंस में आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है, आपकी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है, आपके पास आपकी इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है। ठीक है, जो ग्लोबल चीज़ें हैं, जो ग्लोबल चेंजेस हैं वो भी आ जाती हैं इकोलॉजिकल कंडीशंस में। ठीक है, सो एक सोसाइटी तभी ग्रो कर सकती है अगर उसकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़िया है, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़िया है। सो दीज आर नोन एज द इकोलॉजिकल कंडीशंस, इसको हम इकोलॉजिकल कंडीशंस कहते हैं। देन देर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट, डिफ्यूजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी और कल्चर से आपने वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, उस कल्चर से आपने टेक्नोलॉजी ले ली। ठीक है, सिमिलर इज द कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन सो एवोल्यूशनिस्ट ने जो मैथडोलॉजी यूज़ की है, दिस इज़ द कंपैरेटिव मैथडोलॉजी। इन्होंने कंपैरेटिव मैथडोलॉजी यूज़ की ताकि वो जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको चॉक आउट कर सकें। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, अब देखिए उनका जो मेथड था वो क्या था। इनका मेथड ये था कि जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन इज ओनली योर सो सिविलाइजेशन इज ओनली योर ब्रिटिश। ठीक है, कि जो आपके पास विक्टोरियन एरा है वही आप एक सिविलाइजेशन का सिंबल मान सकते हो। विक्टोरियन एरा को ही सिंबल मानना है सिविलाइजेशन का। अब इस सिविलाइजेशन के इन्होंने कुछ पार्ट स्टडी किए। पार्ट्स क्या थे, इनकी मैरिज, ठीक है, इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इनकी आपके पास इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बाकी कल्चर से मिलाई गई। ठीक है, कंपेयर किया गया, कंपैरेटिव मेथड इसीलिए इसका नाम पड़ा है। इनको कंपेयर किया गया, इन चीज़ों को, मैरिज में जो चीज़ें यूज़ होती हैं और जो चीज़ें इसकी एफिशिएंसी से कम दिखाई दी उनको बारबेरिक बता दिया गया। ठीक है, और फिर परमिटिव बता दिया गया जो बारबेरिक से नीचे थी। तो इट वाज हाईली 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 एथनोसेंट्रिक, कि उन्होंने बस खुद को सिविलाइजेशन के ढांचे के ऊपर रखा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ खुद को रखा वहाँ पे, बाकी जो सारी हैं उनको किसी को बारबेरिक कह दिया, किसी को परमिटिव कह दिया। ठीक है, सॉरी। सो इन दिस वे दे क्लासिफाइड प्रेजेंट डे कल्चर इनटू प्रिमिटिव, सैवेजरी, बारबेरिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बेस्ड अपॉन द कल्चरल पैरेलल्स। ठीक है, तो बारबेरिक में इन्होंने मान लीजिए कुछ कल्चरल पैरेलल्स रख लिए, जैसे पॉटरी। ठीक है, पॉटरी को रख लिया, तो जो कि आपके पास मैक्सिमम यूज़ कर रही थी कल्चर्स
दोबारा से सुनिए, जो कि मैक्सिमम यूज़ कर रही थी पॉटरी का, उनको इन्होंने बारबेरिक में रख दिया, ठीक है, बाकियों को परमिटिव में रख दिया। तो इस तरह से जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। इसी को एक एवोल्यूशनरी स्कीम में ढाल दिया और फिर उसके बाद इन्होंने स्टडी किया दैट व्हाट आर द लॉज दैट गवर्न द एवोल्यूशन, कि इनका जो बारबेरिक का जो डेवलपमेंट है सिविलाइजेशन में, परमिटिव का डेवलपमेंट है बारबेरिक में, वो क्यों हुआ है, ठीक है। फिर देन दे ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन ऑफ वाई, फिर उसके बाद इस वाई का जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज इन्होंने करना शुरू किया। कुछ इनकी लिमिटेशंस थी। सो द फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। सो इट इज़ हाईली क्वेश्चनेबल, ठीक है। साइकिक यूनिटी होती भी है या फिर नहीं होती है, ये अभी तक किसी को प्रॉपरली पता नहीं चल पाया है, कोई प्रॉपरली अंडरस्टैंड इसको नहीं कर पाया है, ठीक है। देन दे इग्नोर्ड द सिग्निफिकेंट फैक्ट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को इन्होंने इग्नोर किया। डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन हर जगह के ऊपर होता है, लेकिन दे ऑलवेज इग्नोर्ड दिस, इनको इग्नोर करना स्टार्ट किया। देन द कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट दे हैव सेड दैट द सिंपल सोसाइटीज़, इनके पास ज़्यादा पोटेंशियल होता है एवोल्यूशन का, ठीक है, और कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के पास कम होता है, ठीक है। पर जो असलियत है वो इससे ठीक उलट है, ठीक परे है इससे। जो कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ होती हैं उनके पास कई बार ज़्यादा पोटेंशियल होता है और आगे बढ़ने का। आजकल ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी हमें ये चीज़ों के बारे में पता चला है। सो हेयर दे स्लिप्ड। देन दे वर हाईली एथनोसेंट्रिक इन देयर व्यू पॉइंट, ये आपने देख लिया कि वो एथनोसेंट्रिक क्यों थे इतने। देन द राइटिंग इन द इरोकोज इंडियंस, देखिए इरोकोज इंडियंस उन्होंने क्या कहा दैट दे आर प्रिमिटिव पीपल, कि वो आपके पास प्रिमिटिव पीपल हैं। फिर उसके बाद अब हमें ये पता चला है एथनोग्राफिक से, जो हम फील्ड वर्क्स करते हैं उनसे ये पता चला है कि जो राइटिंग स्किल्स हैं इरोकोज इंडियंस के, दे आर ऑल्सो एज कम्प्लेक्स, इवन मोर कम्प्लेक्स देन द टूडेज इंग्लिश। जो विक्टोरियन सोसाइटी के जो राइटिंग फ्रेम्स थे उससे भी कहीं ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं वो, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन में क्या होता है भाई, राइटिंग होती है, और राइटिंग कहाँ पे है, सिर्फ विक्टोरियन सोसाइटी में है। तो जो विक्टोरियन सोसाइटी है इट इज़ हाईली इवॉल्व्ड एंड इट इज़ ओनली सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। देन द कॉन्ट्रीब्यूशंस, भाई इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। सो पहली बार आपके पास एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन देखा गया, और पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला गया 1884। इट वाज ड्यू टू मिस्टर E.B. टायलर हु वाज क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ओके। देन दे डिफरेंशिएटेड कल्चर फ्रॉम रेस, ठीक है। पहले क्या होता था, जितने भी सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने जो निग्रोइटिक रेस है उन्हीं को नाम दे दिया था निग्रोइड कल्चर या फिर ब्लैक कल्चर। सो पहली बार आपको ये देखने को मिला कि दिस इज़ नॉट ट्रू। साइंटिफिकली इन्होंने ये प्रूव किया दैट दिस इज़ नॉट ट्रू। रेस और कल्चर ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। देन दे डिस्टिंग्विश द कल्चर इनटू डिफरेंट आस्पेक्ट्स। पहली बार कल्चर को अलग अलग एलिमेंट्स में, अलग अलग आस्पेक्ट्स में तोड़ा गया, विभाजित किया गया, ठीक है। कल्चर को पहली बार मैरिज में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में, किनशिप में, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो विभाजन है इनका वो पहली बार हुआ, डिफरेंशिएशन इनका पहली बार किया गया, ओके। सो दे इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, कि ये जो स्टेजेस हैं वो स्किप की जाती हैं। पहले आपके पास मोंटेस्क आए, इन्होंने कहा कि जो स्टेजेस हैं वो इसी तरह से होती हैं, लेकिन ये मॉर्गन थे जिन्होंने ये बताया कि जो स्टेजेस हैं दे कैन बी स्किप्ड, उनको स्किप किया जा सकता है, ठीक है। सो दे आर आइडेंटिफाइड एज द स्पेशल लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ कल्चर, ठीक है। उनको मतलब पहली बार कुछ स्पेशल, कुछ साइंटिफिक
कल्चर के एरिया में आपको देखने को मिला है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो जो आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट होगा, ठीक है, कोई भी आपके पास वर्ड की फाइल होगी, नोट्स होंगे, हम उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। डू फॉलो दैट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।